नमस्कार दोस्तों। ये अपनी एनसीईआरटी की, ठीक है ना, एनसीईआरटी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक चल रही है, समकालीन विश्व एवं भारत। इसमें अपना तीसरा पाठ चल रहा है। अब यहाँ से शुरू करेंगे अपन, है नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट, हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। नाजियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में बॉन्ड यानी कि नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हेबर्ट, दोबारा देखते हैं भाई, हैं पल्ले नहीं पड़ी कुछ बात। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड ब्लाइंड ब्लाइंड बोल सकते हैं, कलर ब्लाइंड, हाँ। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य, इस नज़रिए में ब्लॉन्ड यानी कि नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यानी कि ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। कौन आते थे? यहूदी। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। यहूदियों को बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीवता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। जब ये दो आ सकते हैं इसमें, तो डार्विन कौन थे? प्रकृतिवादी, इसको तो जानते हैं ना। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी अतिजीवता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वहीं पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था, विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया, और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। खुद डार्विन मना कर रहा है कि विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और इसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्ल खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनसाउन या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। लेबेनसाउन, वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्मस्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। इससे मातृ देश का
क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्मस्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना, ठीक है, ताकि सारे जर्मनों को। नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्लीय समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाजी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी, आई बात समझ में, ऐसे जर्मनों को भी यानी खुद के देश के जो वासी हैं उनको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिनमें नाजी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया, दया मृत्यु। ये आ सकता है यार कि यूथनेजिया क्या है। यूथनेजिया बोलते हैं दया मृत्यु को। यूथनेजिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार था जिनमें वह मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। अच्छा, पिता भी शामिल था भाई इसमें। यूथेनेजिया, दया मृत्यु। यूथेनेजिया से आप क्या समझते हैं? यूथेनेजिया क्या है? यूथेनेजिया संबंधित है, ठीक है, जिन्हें वह मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। पिता ने भी मारा था भाई इसके ने, हेलमुट के पिता ने यानी हिटलर के। हिटलर तो बाद में बना था, हिटलर का सही नाम था हेलमुट। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अस्वतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई, जिप्सियों और अस्वतों की ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। रूसी और पोलिश। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाजियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। किसकी नज़र में? ईसाइयों की नज़र में, ठीक है। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि दड़वा कहा जाता था। घेटो में कौन रहते थे? यहूदी अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि दड़वा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बेचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था।
यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। यानी धर्म ही अपना लिया, यहूदी ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। सन 1933 से 38 तक नाजियों ने यहूदियों की तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई। पोलैंड में रणनीति बनाई गई। नस्ली कल्पानोक यूटोपिया। देखें, जिप्सी। जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह को अपनी सामूहिक पहचान थी। सिंथी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह का अपनी सामूहिक पहचान थी। सिंथी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। ठीक है। सूदखोर, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्राय गाली के रूप प्रयोग में किया जाता है। इस शब्द का प्राय गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाली के रूप में आएगा, यहाँ प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन, इस शब्द का प्राय गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूदखोर, घेटो, किसी समुदाय और औरों से अलग थलग करके रखना। जिप्सी, सूदखोर, घेटो। पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है, उनमें कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग से हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात के क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है, उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। हिटलर की कृति में है ये मैन काम्प। पुलिस के पहरे में ऑस्विट्ज़ भेजे जा रहे जिप्सी 1943 से 44। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। पुलिस के पहरे में ऑस्विट्ज़ भेजे जा रहे जिप्सी 1943 से 44। नॉर्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड, नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले। नॉर्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड, नीली आंखें और सुनहरे बालों वाले। क्रियाकलाप, स्रोत के और क्या को पढ़े। इनसे हिटलर के साम्राज्यवादी मंसूबों के बारे में आपको क्या पता चलता है? आपकी राय में इन विचारों पर महात्मा गांधी हिटलर से क्या कहते? लेबरेंसाउम। यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न तोहफे में। नियति ने यह उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, उसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो।
इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। हिटलर सीक्रेट बुक द टोल्फर टेलर अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। ब्लोंड नॉर्डिक जर्मनारी सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। अतिजीवता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर। लेब्रेंसाउन ये क्या है भाई? भूराजनीति अवधारणा से संबंधित। वह मानता था कि अपने लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। ठीक, अब है नस्लवादी राज्य की स्थापना। ये तो पढ़ लिया अपन है ना। सूदखोर घेटो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। अब है नस्ली कल्पालोक यूटोपिया। नस्ली कल्पनालोक यूटोपिया। युद्ध के समय में नाजी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए, जनसंहार और युद्ध। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जनरल साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा गया। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। अगले दो पन्नों को देखिए, उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। आपके लिए नागरिकता का क्या मतलब है? अध्याय के एवं 3 को देखें और 200 शब्दों में बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति और नाजीवाद ने नागरिकता को किस तरह परिभाषित किया। फ्रांसीसी तो भाई इनसे भी बढ़िया थे। नाजी जर्मनी में अवांछितों के लिए न्यूरेमबर्ग कानूनों का क्या मतलब था? उन्हें इस बात का एहसास कराने के लिए नाजी जर्मनी में अवांछितों के लिए न्यूरेमबर्ग कानूनों का क्या मतलब था? उन्हें इस बात का एहसास कराने के लिए वह अवांछित है, अन्य कौन कौन से कानून कदम उठाए गए। देखें, आपके लिए नागरिकता का क्या मतलब है। अध्याय 1 एवं 3 को देखें और 200 शब्दों में बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति और नाजीवाद ने नागरिकता को किस तरह परिभाषित किया। नाजी जर्मनी में अवांछितों के लिए न्यूरेमबर्ग कानूनों का क्या मतलब था? उन्हें इस बात का एहसास कराने के लिए वह अवांछित है, अन्य कौन कौन से कानूनी कदम उठाए गए।
नस्ली कल्पना लो, यूटोपिया। मौत का सिलसिला, पहला चरण 33 से 39, 1933 से 39। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, सितंबर 1935। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, सितंबर 1935। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक, विवाह पर पाबंदी लगा दी गई यहूदियों और जर्मनों के बीच। अन्य कानूनी उपाय, यहूदी व्यवसायियों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर सिनेगोग से जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। यहूदी प्रार्थना घर सिनेगोगस जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। नोर्डोस्वार्ड, NORDRNAD, ब्रोकन ग्लास। इस संकेत पट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान गृह यहूदियों से मुक्त है। इस संकेत पट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्री स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। गेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पार्क में रखे बेचें केवल आर्यों के लिए। पहला चरण बहिष्कार, 1933 से 39। दूसरा चरण दवड़ाबंदी। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है, 1940 से 44। दबड़ाबंदी यानी गेटो स्टेशन, गेटो। दबड़ाबंदी को बोलते हैं क्या? गेटो स्टेशन, 1940 से 44। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। 1941 में उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदच व वारसा जैसी गेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। गेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ इस समय में गेटों में बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरा चरण सर्वनाश, 1941 के बाद। ये था कौन सा? 40 से 44। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं, भागने की कोशिश में मौत। यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था।
गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से वेलचेक, ऑस्बिस, सीवाबोर, त्रेवेलिकिया, चेलेमनो तथा मायदानेक में इन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, है ना, यातना गृहों, घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों मुख्य रूप से बेल्चेक, ओसविस, सोबिबोर, त्रेबलिंका, चेल्मनो तथा मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे। एक यातना गृह। एक यातना गृह कैमरा मौत के मैदान को खूबसूरत बना सकता है। कैमरा मौत के मैदानों को खूबसूरत बना सकता है। अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते। भाई बहुत तगड़ा क्रूर नरसंहार हुआ था। ये त्यारा ये कहीं जे नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति अब कुछ रहा थोड़ी है। दबड़ाबंदी कब से कब तक हुई थी? 1940-44। दबड़ाबंदी क्या है? गेटो, चनगोसेस यहूदी प्रार्थना घर, 33 से 39। पहला चरण 33 से 39 बहिष्कार। दूसरा चरण कौन सा था? दबड़ाबंदी 40 से 44। और तीसरा चरण सर्वनाश 1941 के बाद। आगे चलते हैं। नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाजीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई थी। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया। यहूदी या राजनीतिक रूप से और अविश्वसनीय नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारा प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम शामिल किया गया
और तो और गणित कक्षा में भी यहूदियों की एक खास छवि करने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानता था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग पॉक में दाखिल करा दिया गया। युंग पॉक ये क्या है भाई? 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों और कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। युंग पॉक में दाखिल करा दिया जाता था। कितनी उम्र में? 10 साल की उम्र में। और 14 साल की उम्र में लड़कों के नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। हिटलर यूथ संगठन की सदस्यता कितनी उम्र के बच्चों को लेनी पड़ती थी? 14 साल। और 18 साल की उम्र होना है जब 10 साल, 14 साल, 10 साल में युंग पॉक में, 14 साल में हिटलर यूथ की सदस्यता और 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। युंग पॉक 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन। युंग पॉक 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए युंग पॉक। 10 साल, 14 साल हिटलर यूथ की सदस्यता और 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्रियाकलाप 23, 24 और 27 को देखिए। कल्पना कीजिए कि आप नाजी जर्मनी में रहने वाले यहूदी या पोलिश मूल के व्यक्ति हैं। आप सितंबर 1941 में जी रहे हैं और अभी अभी कानून बनाया गया है कि यहूदियों को डेविड का तमगा पहनकर रहना होगा। ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन के एक दिन का ब्यौरा लिखिए। कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी मां के साथ। कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में भेजा जा रहा एक शिशु अपनी मां के साथ। वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। ये हिटलर है भाई।
मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। भयभीत तो है भाई ये। जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाजी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे 10 साल तक की उम्र के प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी, हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने के इच्छुक और तैयार हूँ। इस पर मेरी मदद करें। अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूँ। अगर आप ऐसी कक्षा में होते, जो यहूदियों के प्रति आपका रवैया कैसा होता? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जान पहचान वाले अन्य समुदायों के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने इस तरह की छवियाँ कहाँ से हासिल की है? युंग पोंग 14 साल के कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन। और बाकी बच्चों की हंसी टटोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। एल्विरा बाउअर, न्यूरेमबर्ग, डेयर शूटमर 1936, रचित टाउन कीनेम जुड़ आप क्रूनर हित इन विल्डरबुत वुस फुर का ही नाम है यार। एल्विरा बाउअर, न्यूरेमबर्ग, डेयर शूटमर 1934, रचित टाउ कीनेम जुड़ आप क्रूनर हित इद विल्डरबुस फुर क्रॉस उद कियोम ग्रीन हित में किसी यहूदी पर यकीन न करो। छोटे बच्चों के लिए एक चित्र पुस्तक से। यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र। अर्नेस्ट हीमर, न्यूरेमबर्ग, डेयर शूटमर 1938 द्वारा रचित डेयर क्लिफ्ट फिज फिशलम मशरूम प्रशासित का शीर्षक इस प्रकार है, यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है। यह अंग्रेजी के अक्षर जैसी दिखती है। यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है। यह अंग्रेजी के अक्षर 6 जैसी दिखती है। आगे चलते हैं ना। मातृत्व की नाजी सोच। नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। एक मिनट। नाजी जर्मनी प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है।
नस्ली शुरुआत बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने, बच्चों को नाजी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा तो मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ ही एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटरों में रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करनी माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करनी माँ को चांदी का और 8 बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करनी माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। कांसे का 6 बच्चे, चांदी का 8 बच्चे, देखे 4 बच्चे कांसे का, 4 बच्चे कांसे का, 6 बच्चे चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा सोने का। निर्धारित आचार संहिता को उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुँह पर कालिक पोत कर उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली। प्रचार की कला। नाजी शासन ने भाषण और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाजियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, यूथनेजिया विकलांगों के लिए, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों में व्यक्त किया जाता था। काम तो सिर्फ हत्या का ही था, लेकिन अलग तरीके से, अलग नाम से। तो हत्या ही होती है भाई, उसको किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान को यहूदियों के संदर्भ में कहा जाता था और यूथनेजिया को विकलांगों के लिए, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। इवैक्यूएशन खाली करना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र गैस चैम्बरों को। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, है ना, और यूथेनेजिया कहा जाता था विकलांगों के लिए, हैं, और चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। जब विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथेनेजिया, इवैक्यूएशन और संक्रमण मुक्ति क्षेत्र शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाजी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था
उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल जू, द एटर्नल जू, अक्षय यहूदी, इसी सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। द एटर्नल जू परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों से पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कप्तान यानी चोगा पहने दिखाया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कप्तान यानी कि चोगा पहने देखा जाता, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था। दाढ़ी बढ़ाए और कप्तान चोगा पहने देखा जाता, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुल मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। केंचुआ, चूहा और कीड़ा। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाली छुछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाजीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाजीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाजियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज में अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाजी ही हल कर सकते हैं। यहूदियों पर हमला करता एक नाजी पोस्टर चित्र के नीचे दी गई व्यक्ति, पैसा ही यहूदियों का भगवान है। पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरों पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा न हो जाए। आपके विचार में इस पोस्टर में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? अगर आप यहूदी औरत या गैर यहूदी जर्मन औरत होती तो हिटलर के विचारों को किस तरह की प्रतिक्रिया देती? यहूदी औरत या गैर यहूदी औरत, गैर यहूदी जर्मन औरत। न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था, औरत किसी भी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नीति के अनुसार है। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने कहा था, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उसके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है। ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग है। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। 23, 24, 27 को देखिए चित्र। कल्पना कीजिए कि आप नाजी जर्मनी में रहने वाले यहूदी या पोलिश मूल के व्यक्ति हैं। आप सितंबर 1941 में जी रहे हैं और अभी अभी तक कानून बनाया गया है कि यहूदियों को डेविड का तमगा पहनकर रहना होगा। ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन के एक दिन का ब्यौरा लिखिए। तगड़ा काम है भाई, आगे चलते हैं।
इवैक्यूएशन यानी खाली कराना। वो ये पूछेगा क्या, वो ये पूछेगा सामूहिक हत्याओं को क्या कहा जाता था। विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, और यूथेनीजिया विकलांगों के लिए। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन खाली कराना, और गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। द एटलजू अक्षय युद्धि इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों? तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविक की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविक दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों में से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 पर्चे से। आर्बिटर, बीच में दशक का एक नाजी पार्टी पोस्टर। इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। जर्मन किसान दो भयानक पार्टियों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था का यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों में से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। एक लाभ, 29 को देखें और निम्नलिखित को उत्तर दें। इससे नाजी प्रचार के बारे में हमें क्या पता चलता है? आबादी के विभिन्न हिस्सों को गोलबंद करने के लिए नाजी क्या प्रयास कर रहे हैं? कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू। ये तारीख भी पूछ लेगा भाई। 1 अगस्त ये 1914 तो सबको पता है, तो ये तो नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा 1 अगस्त। 2 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। 1 अगस्त पहला विश्व युद्ध शुरू। 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान। 28 जून 1919 वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे युद्ध की शुरुआत। 1 सितंबर। 22 जून 1941 जर्मन सेना सोवियत संघ में घुसती है। 22 जून। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और 27 जनवरी 1945 सोवियत पहुँचें ऑसविट्ज़ को मुक्त कराती है। 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। दोबारा देख लेते हैं, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1914। और जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त कब हुआ? 9 नवंबर 1918। और वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि। 28 जून। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 30 जनवरी। 1 सितंबर 1939 जर्मनी को पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। क्या भाई सोना?